नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गहराई से उतर रहे हैं जो 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर लिस्ट में है। हाँ, ये कमाल की बात है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज की 1959 की क्लासिक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड रिव्यू है और आज हमारी कोशिश सिर्फ यह जानना नहीं है कि किताब क्या कहती है, बल्कि यह समझना है कि क्या इसका जादू आज भी काम करता है। और इसका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, कि आपको महान बनने के लिए कोई सुपर इंटेलिजेंट या बहुत किस्मत वाला होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है, जैसा आपने कहा। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि मानसिकता को बदलने के लिए एक तरह का प्रैक्टिकल मैनुअल है। बिल्कुल। रिव्यू में ये साफ है कि इसका आधार व्यावहारिक मनोविज्ञान पर है। ये सिर्फ सकारात्मक सोचो कहने से आगे जाती है और पूछती है कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी सोच का आकार बदलकर असाधारण परिणाम पा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादू असल में है क्या। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और बुनियादी विचार है वो सुनने में बहुत सरल लगता है। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। अब पहली बार में ये किसी पोस्टर पर लिखे स्लोगन जैसा लग सकता है, तो क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है या इसके पीछे कुछ गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ खाली आशावाद नहीं है। श्वार्ट्ज का तर्क मनोविज्ञान पर आधारित है। अच्छा। जब आप सच में विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका दिमाग कैसे करें के रास्ते खोजने लगता है। आपका विश्वास आपकी रचनात्मक शक्तियों को एक तरह से एक्टिवेट करता है। और इसके उलट? इसके विपरीत, जब आप अविश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग ये साबित करने के लिए कारण ढूंढना शुरू कर देता है कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो विश्वास एक तरह से आपके दिमाग के लिए ऑन ऑफ स्विच की तरह है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक सोल्यूशन फाइंडिंग मोड में डालने के बारे में है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। ये तो हम सब ने सुना है। असली इंसाइट ये है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक सक्रिय शक्ति है जो असल में असफलता को पैदा करती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक तरह का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। हाँ, बिल्कुल। किताब इस समीकरण को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। आत्मविश्वास सफलता पैदा करता है, डर और अविश्वास असफलता पैदा करते हैं। यहाँ डर को एक पैसिव इमोशन के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि एक विनाशकारी शक्ति के रूप में देखा गया है जो आपकी क्षमताओं को पंगु बना देती है। और इसी डर की जड़ तक पहुंचने के लिए लेखक ने एक बहुत ही अनोखा शब्द गढ़ा है। मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया, एक्सक्यूसाइटिस। हाँ, ये सुनने में किसी मेडिकल कंडीशन जैसा लगता है और शायद लेखक का यही इरादा था। बिल्कुल। इसे एक गंभीर समस्या के तौर पर दिखाने के लिए, ना कि सिर्फ एक बुरी आदत के तौर पर। हाँ। एक्सक्यूसाइटिस यानी बहाने बनाने की बीमारी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये असफलता की बीमारी है, और सफल और असफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है। सफल लोग बहाने नहीं बनाते। रिव्यू में 4 क्लासिक बहानों का जिक्र है जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में सुने होंगे। पहला है स्वास्थ्य का बहाना, मेरी सेहत ठीक नहीं है या मुझ में उतनी ऊर्जा नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा सिर्फ बहाना होता है? कभी कभी किसी की सेहत सच में खराब हो सकती है। किताब इस असली और झूठे बहानों के बीच के फर्क को कैसे देखती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, किताब वास्तविक स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने के लिए नहीं कहती। इसका फोकस उस प्रवृत्ति पर है जहां लोग छोटी मोटी बीमारियों या सामान्य थकान को कुछ बड़ा ना करने का एक स्थायी कारण बना लेते हैं। अच्छा। और इसका इलाज है कृतज्ञता। अपनी सेहत के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो अच्छे हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। और जीवन को हल्के में ना लें, बल्कि पूरी तरह से जिएं। ठीक है। दूसरा बहाना है बुद्धि का, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। ये तो बहुत आम है। लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कम आंकते हैं। हाँ। और यहाँ किताब एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है ज्ञान आधारित बुद्धि और रचनात्मक सोच के बीच। ओके। हो सकता है आपके पास तथ्यों को याद रखने की क्षमता कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच नहीं सकते। श्वार्ट्ज का तर्क है कि आपका रवैया आपकी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मतलब एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड, एक सकारात्मक मैं कर सकता हूं वाला रवैया, साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति को भी किसी प्रतिभाशाली लेकिन नकारात्मक व्यक्ति से कहीं आगे ले जा सकता है। याद रखें, आप कितने स्मार्ट हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं। तीसरा बहाना उम्र से जुड़ा है और ये दोनों तरफ से आता है। मैं बहुत छोटी हूं, मेरे पास अनुभव नहीं है, या फिर अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं, अब क्या फायदा। बिल्कुल, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है। हाँ, जहां युवा संस्थापकों को अनुभव की कमी का सामना करना पड़ता है और पुराने पेशेवरों को अप्रासंगिक होने का डर सताता है। और दोनों का इलाज एक ही है, एक्शन। अगर आप युवा हैं तो अनुभव की कमी के बारे में चिंता करने के बजाय कूद पड़ें और अनुभव हासिल करना शुरू करें। अगर आप उम्र दराज हैं तो ये महसूस करें कि आपके पास वर्षों का ज्ञान है। अपनी उम्र को एक संपत्ति के रूप में देखें, सीमा के रूप में नहीं। एग्जैक्टली। और आखिरी, चौथा बहाना है किस्मत। मेरी किस्मत ही खराब है, या उसे तो बस एक लकी ब्रेक मिल गया। ये शायद खुद को जिम्मेदारी से बचाने का सबसे आसान तरीका है। सही कहा। ये पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर नियंत्रण सौंप देना है। किताब कहती है कि जिसे हम किस्मत कहते हैं वो असल में तैयारी, योजना और लगातार मेहनत का नतीजा है। तो सफल लोग अपने लकी ब्रेक खुद बनाते हैं। हाँ, वे अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, वे उनका निर्माण करते हैं। तो इन चारों बहानों को अगर हम देखें तो ये सब डर और आत्मसंदेह से ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमने बीमारी का निदान कर लिया है, एक्सक्यूसाइटिस। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। हम इस डर को, जो इन सभी बहानों की जड़ है, दूर कैसे करें? और किताब का जवाब आश्चर्यजनक रूप से सीधा है। डर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। एक्शन? हाँ, आत्मविश्वास कर्म से आता है। डर और झिझक एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। आप जितना ज्यादा इंतजार करते हैं, डर उतना ही बड़ा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, डर सिकुड़ने लगता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं कि तैरना सीखने का एक ही तरीका है, पानी में उतरना। आप किनारे पर खड़े होकर कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, डर तभी जाएगा जब आप पहला हाथ चलाएंगे। एकदम सही एनालॉजी है। एक्शन डर के लकवा मारने वाले असर को तोड़ देता है और आपको मोमेंटम देता है। किताब का एक और व्यवहारिक सुझाव है अपनी यादों का प्रबंधन करना। अपने दिमाग में केवल सकारात्मक यादों को जमा करें, अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें भूल जाएं। हाँ, उन पर अटके न रहें। हाँ, उन पर अटके ना रहें। अपनी सफलताओं को, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बार बार याद करें। ये आपके आत्मविश्वास को ईंधन देता है। और इसमें एक और पहलू जोड़ा गया है, आपके आसपास के लोग, यानी नकारात्मक लोगों से बचना। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, खासकर अगर वो आपकी करीबी हो। हाँ, ये एक चुनौती है, लेकिन किताब का तर्क है कि आपका माहौल आपकी मानसिकता को आकार देता है। गॉसिप करने वाले, निराशावादी और ऐसे लोग जो हमेशा आपकी योजनाओं में खामियां निकालते हैं, वो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। आपको जानबूझकर ऐसे लोगों की संगति खोजनी होगी जो आपका समर्थन करते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं और जो समाधान केंद्रित हैं। तो अगर एक्शन लेना डर का इलाज है, तो ये सवाल उठता है कि हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। क्या सिर्फ कुछ भी करते रहना काफी है, या एक्शन के पीछे की सोच भी बड़ी होनी चाहिए? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें किताब के मूल विचार पर वापस लाता है, बड़ा सोचना। किताब बड़े और छोटे विचारकों के बीच एक स्पष्ट अंतर बताती है। क्या है वो अंतर? छोटे विचारक हमेशा सीमाओं के बारे में चिंता करते हैं। क्या होगा अगर ये काम नहीं किया, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जबकि बड़े विचारक इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या किया जा सकता है, इसे कैसे किया जा सकता है। हाँ, संभावनाएं क्या हैं। ये सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा में भी झलकता है। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगी कहने के बजाय कहें मैं सफल होंगी। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। कोशिश करूंगा मैं पहले से ही असफलता की एक संभावना और एक बहाना छिपा होता है। ये आपको पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से रोकता है, जबकि मैं सफल होऊंगा एक दृढ़ संकल्प दिखाता है। ये आपके दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करता है। एग्जैक्टली। ये आपके शब्दों के माध्यम से आपके इरादे को स्पष्ट करता है। तो हमारे शब्द वाकई हमारी दुनिया बनाते हैं। किताब में नकारात्मक वाक्यांशों को सकारात्मक में बदलने पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। जैसे ये बहुत मुश्किल है कहने के बजाय सोचें ये एक चुनौती है और मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये समस्या के प्रति आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देता है। मुश्किल एक दीवार की तरह लगता है, चुनौती एक अवसर की तरह है जिसे पार करने पर आपको इनाम मिलेगा। तो अगर आप अपने विश्वास को बदलते हैं, अपने बहानों का इलाज करते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी भाषा बदलते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। यही किताब का अगला तार्किक कदम है। नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। आप किसी भी भूमिका में एक लीडर हो सकती हैं। हाँ, और एक लीडर की तरह सोचने के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, दूसरों की राय जानने के लिए उनसे व्यापार करें, मतलब दूसरों के विचारों को सुनें। दूसरा, मानव बने वाला दृष्टिकोण अपनाएं, लोगों के साथ सम्मान से पेश आएं। तीसरा, प्रगति के बारे में सोचें। हाँ, हमेशा सुधार के तरीकों की तलाश करें। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, अपने लिए सोचने का समय निकालें। दिन में कुछ समय अकेले में शांत मन से बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। लेकिन एक लीडर सिर्फ सोचता नहीं है, वो दूसरों को प्रेरित भी करता है। किताब में इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है: सोचें, विश्वास करें, कार्य करें, प्रेरित करें। ये एक तरह से हमारी अब तक की पूरी चर्चा का सार है। हाँ। और ये नेतृत्व की मानसिकता सीधे तौर पर लक्ष्य निर्धारण से जुड़ती है। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा अगर आपके पास कोई दिशा न हो। सफलता के लिए दिशा की जरूरत होती है। बिल्कुल, और वो दिशा लक्ष्यों से मिलती है। किताब सलाह देती है कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें, उन्हें सिर्फ दिमाग में न रखें। लिखने का कार्य उन्हें एक अमूर्त इच्छा से एक ठोस उद्देश्य में बदल देता है। ये बात तो कई जगहों पर कही गई है कि लिखे हुए लक्ष्यों के पूरे होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके पीछे मनोविज्ञान है। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप अपने दिमाग के कई हिस्सों को सक्रिय करते हैं, जिससे वो विचार आपके लिए ज्यादा वास्तविक हो जाता है। और फिर बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। बड़ी सफलता छोटे छोटे अनुशासित कार्यों से बनती है। हाँ, रोज किया गया छोटा सा प्रयास मिलकर एक बड़ा नतीजा देता है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, एक एक कदम करके ही पूरी होती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती। जब आप ये सब करते हैं और फिर भी असफल हो जाते हैं, तब क्या होता है? ये एक बहुत ही वास्तविक और महत्वपूर्ण सवाल है। किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि बड़े विचारक कभी असफल नहीं होते। वे होते हैं, और शायद दूसरों से ज्यादा बार, क्योंकि वे ज्यादा कोशिश करते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि वे हार को कैसे देखते हैं। वे असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, अंत के रूप नहीं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, सबक सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। यहाँ दृढ़ता को प्रतिभा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। बिल्कुल। अंत में रिव्यू में किताब की शैली और कुछ सीमाओं पर भी बात की गई है। शैली को बहुत सरल, संवादी और व्यवहारिक उदाहरणों से भरा बताया गया है। हाँ, ये कोई अकादमिक ग्रंथ नहीं है, ये एक सीधी सादी गाइड है। इसकी सीमाओं में ये बताया गया है कि कुछ उदाहरण, खासकर 1950 के दशक के कॉर्पोरेट जीवन से जुड़े, वो आज थोड़े पुराने लग सकते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि एक सफल सेल्समैन कैसे बने वाले उदाहरण आज के किसी जेनजी कंटेंट क्रिएटर को थोड़े पुराने लग सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि ये सिद्धांत आज के दौर में कैसे लागू होंगे? जैसे वही कंटेंट क्रिएटर, उसे भी तो एक्सक्यूजिटिस हो सकती है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है या मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। बिल्कुल। सिद्धांत सार्वभौमिक है, केवल संदर्भ बदल गया है। उस क्रिएटर को भी एक्शन लेना होगा, अपनी भाषा बदलनी होगी और असफलता से सीखना होगा। तो इन सीमाओं के बावजूद रिव्यू का निष्कर्ष यही है कि किताब के मूल सिद्धांत आज भी कालातीत हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ आंखें बंद करके बड़े सपने देखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने दिमाग को खुद की बनाई सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित करने, उस बड़ी सोच पर अटूट विश्वास करने और फिर उस विश्वास को लगातार एक्शन में बदलने के बारे में है। यह एक मानसिक टूलकिट है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। रिव्यू का अंतिम फैसला भी यही कहता है कि अगर इन विचारों का केवल 10% भी लगातार लागू किया जाए तो किसी के भी आत्मविश्वास, प्रदर्शन और परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष है। और ये चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। जैसा कि हमने बात की, ये किताब 1959 में लिखी गई थी, एक ऐसी दुनिया में जो आज से बहुत अलग थी। ये एक सवाल खड़ा करता है, आज की इस हाइपर कनेक्टेड, सूचना संतृप्त और जटिल दुनिया में, जहां बाहरी कारक जैसे कि टेक्नोलॉजी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सोशल मीडिया का दबाव हमारी सफलता को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्या सिर्फ बड़ी सोच का आंतरिक बदलाव वाकई काफी है?
या अब इस कालातीत मानसिकता को सफल होने के लिए किन नई रणनीतियों और कौशल जैसे डिजिटल साक्षरता, अनुकूलनशीलता या मानसिक लचीलेपन के साथ जोड़ने की जरूरत है?